धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की हम आई उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, कब से शुरू हुए हम बोलना शुरू किया हमने 18 या 20 अप्रैल 2020 से 2021, 2022, 2023 लगभग 3.25 साल हो गए हमें बोलते हुए। इससे पहले भी पोस्ट वगैरह तो हम डालते रहते थे और जुलाई 2018 में फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को बनाया गया था। तो अब काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं और ये 3-4 साल जो भी हमने मिलके मेहनत की है तो इसमें लगभग बहुत सारी चीज़ अब क्लियर हो गई हैं। बाकी है तो सिर्फ एक चेहरा, वो चेहरा किसका है ये जानना भी बाकी है और इसको लेके हम आपको सारी स्टोरी ब्रीफ में बताएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सको भी ये चेहरा क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। अभी परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज ने 1990 में गुरुगद्दी दी हजूर पिताजी को। तो लगभग 5 ऐसे व्यक्ति थे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको गुरुगद्दी मिल जाएगी। हालांकि सैकड़ों थे लेकिन 5 ऐसे जिनको हम मुख्य तौर पर समझ सकते हैं वो थे डेरे के 5 प्रबंधक, खट्टा सिंह, धर्म सिंह, मोहन सिंह, दर्शन सिंह और सुखदेव सिंह, ये 5 लोग। अब क्या है कि हजूर परम पिताजी द्वारा हजूर पिताजी को गद्दी दी गई, ये बात किसी को स्वीकार नहीं थी और इसलिए शुरुआत से ही इन चीज़ों के मतलब कोशिशें थी भी किस तरह से हजूर पिताजी को गद्दी से हटाया जाए। जब तक परम पिताजी हजूर पिताजी के साथ थे तब भी इस तरह की कोशिशें हुई कि परम पिताजी के सामने हजूर पिताजी को कमज़ोर दर्शाया जाए जिससे परम पिताजी अपना निर्णय बदल दें। लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आती है कि डेरे के प्रबंधक रूहानियत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि रूहानियत क्या होती है। और संत जब दूसरे संत को बिठाता है तो वो संत कोई आम इंसान नहीं होता। तो मतलब हम ये कहें भी डेरे की बेस पे जितने प्रबंधक काम कर रहे थे उनको डेरे की वास्तविक विचारधारा और डेरे की वास्तविक रूहानियत की सोच का पता ही नहीं था। 1990 से शुरू हुए और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। मतलब कोई ना कोई हरकतें करते रहे, जैसे फ़कीर चंद की हत्या करवाई, पिताजी का नाम डलवाना चाहा, कालूराम ब्रह्मचारी की हत्या करवाई। ये तो जो चीज़ें सामने हैं और जो पीठ पीछे हुई उसको कुछ कह नहीं सकते। करते करते 98 में जो सलावतपुरा का सत्संग हुआ, उस सत्संग के बाद कैसे हमने आपको पहले काफ़ी चीज़ें बताई हैं भी कैसे सलावतपुरा के सत्संग के बाद अकाली दल, आरएसएस, चौटाला और बीजेपी इन सब का गठबंधन हुआ और डेरे को ख़त्म करने के लिए। और वहाँ उन्होंने डेरे के प्रबंधकों की इस भावना को जान लिया। डेरे के प्रबंधक खुद डेरा मुखी को उस पोस्ट से हटाना चाहते हैं, वो वफादार नहीं हैं और इस तर्ज के ऊपर उन्होंने डेरे के प्रबंधकों के जरिए ये गुमनाम चिट्ठी और ये जो रंजीत सिंह हत्याकांड हुआ और छत्रपति हत्याकांड हुआ, ये सारे केस हजूर पिताजी पे डलवाए। जिन जिन केसों में प्रबंधकों का नाम आता वो केस अपने आप ही खारिज हो जाते। जिस केस में हजूर पिताजी का नाम डलवाना होता बड़े आसानी से प्रबंधक उसमें डलवा लेते। प्रबंधक अपना केस ख़त्म कर सके इसके लिए वो चाहे दंगा भी करवा दे, कुछ कितने भी बड़े लेवल का क्राइम हो जाए, लेकिन प्रबंधक अपने जो केस थे उनको आसानी से ख़त्म कर पाते थे। जबकि मैनेजमेंट ने कभी भी प्रबंधकों ने पिताजी के केस को ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। 2006 में खट्टा सिंह ने सीबीआई के साथ मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना बाकी के प्रबंधकों को भी जेल में डाल दिया जाए और पिताजी को भी जेल में डाल दिया जाए और उसके बाद वो खुद प्रबंधक बन के डेरा में आ जाए। इसके तहत उसका एक फर्जी स्टिंग चला। फर्जी स्टिंग के बाद जो फ़कीर चंद मर्डर केस की सीबीआई इंक्वायरी खुली और 2010 के अंदर जब प्रबंधकों को ये समझ आया कि भाई इसमें खट्टा सिंह उन्हें ही जेल भेजने वाला है
तब जो बस वाला, जो बसें फूकने वाला हत्या जो कांड हुआ, बसें फूकी गई लगातार पूरे तरीकों से, तो ये सब चीज़ चली। अब डेरे के अंदर जितने भी प्रबंधक हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, और ये सब इसलिए जुड़े हैं कि सबको अपने बचाव में एक पार्टी चाहिए। दूसरा, पार्टियों को इनके जरिए डेरे का वोट चाहिए, और जब जब तक पार्टियों को वोट मिलता रहेगा तब तक ये सुरक्षित रहेंगे। अब ये सारे चीज़ें चलती गई, लेकिन अब इस सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है जगजीत सिंह। अब जगजीत सिंह ऐसा एलिमेंट था जो खट्टर सिंह के जाने के बाद अकाली दल के बुर्गे के रूप में डेरा के अंदर आता है, अपनी नौकरी से रिज़ाइन करता है और उसके बाद डेरा में वाइस चेयरमैन बन जाता है। और इसकी जो सहयोगी थी गुरचरण कौर, वो हम कह सकते हैं एक ऐसी लेडी जो हर तरह से जितने भी पुरुष लोग थे डेरे की बड़ी पदवियों पे, उनको कैसे उलझाना है, उसका सारा फोकस इस चीज़ पे था। उसके ज़रिए उसने अपनी जगह बनाए रखी। अब अल्टीमेटली आस्था के नाम पे पैसा लूटने का कारोबार तो इनका बहुत लंबे टाइम से वो चल ही रहा है, लेकिन इस सब में जो मेन था वो था डेरे की गद्दी पे कब्जा, या फिर डेरे का सर्वसर्वा बनना। तो आपको लगे भी इतनी तो डेरे की प्रॉपर्टी नहीं है, जितना पैसा ये लोग खा गए, तो फिर डेरे की प्रॉपर्टी गद्दी में ऐसा क्या है, इनको लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब पावर का जो नशा है वो पैसे के नशे से और दुनियावी नशे सबसे बड़ा है, और ये पावर का ऐसा नशा है जो जिसके आगे सारे नशे फीके हैं। इसके सामने जब मंत्री नाचते हैं, हर कोई बड़े से बड़ा आदमी नाचता है, छोटे से लेके बड़ा सब नाचते हैं पावर के नशे में। तो वो सारी चीज़ें पावर का जो था भी केंद्र, इस सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी भी, भारत की राजनीति दो तरह से चलती है, एक लेफ्ट विंग है और एक राइट विंग है। राइट विंग होता है जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जैसे बीजेपी है, अकाली दल है, ये धर्म के नाम पे चलते हैं। जो लेफ्ट विंग है वो जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो ये सब लेफ्ट विंग वाले माने जाते हैं, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता, धर्म और जाति से, जबकि राइट विंगर्स को होता है। तो बीजेपी और अकाली दल खास तौर पर डेरा के खिलाफ थे, क्योंकि वो राइट विंगर्स थे, और डेरे की विचारधारा लोग अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़ने की थी, जबकि इन दोनों पार्टियों की विचारधारा तोड़ने की थी। बीजेपी और आरएसएस के पीछे जो बैकअप है वो बीजेपी और अकाली दल के पीछे आरएसएस नाम की संस्था का बैकअप माना जाता है। और आरएसएस ऐसी विचारधारा है जो सभी धर्मों को आपस में लड़ाती है, और अपने धर्म के नाम पे, मतलब हिंदू राष्ट्र उनको बनाना है कि नहीं बनाना, लेकिन इस बैनर के नीचे वो सबको लड़ाती है और सबका इस्तेमाल करती है। जैसे हम कहें कि मस्ताना जी धाम में जब एक कहानी लिखी हुई थी कैंटीन के अंदर, एक हरे कपड़े वाली माता है, तो इस वाले को भी उकसाती है, दूसरी पार्टी को भी उकसाती है, तीसरी को भी उकसाती है, सबको आपस में लड़ाती है और सबको हाईजैक करके रखती है। तो यही काम आरएसएस का है देश में, वो सबको आपस में लड़ाते हैं और सबको मतलब सबके ऊपर राज करना चाहते हैं। उसी तर्ज पे ये सब कुछ चलता रहा है। अब हजूर पिताजी जेल गए, 6 साल हो गए, और किसी ने किसी भी केस की पैरवी आगे बढ़ी ही नहीं, एक भी स्टेज पे एक भी स्टेप। और ये तो डेफिनेटिव था, अभी वकील तो हैं वो तो नाम के ही हैं, जितने भी लोग इस सारे सिस्टम में काम कर रहे हैं उन सबका मकसद पैसा ऐंठना है, लेकिन अपराध का जो मेन मकसद होता है वो किसी एक के पास होता है। जब किसी मतलब जुनून जो होता है किसी का, वो किसी एक का होता है, बाकी सब अपने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें काम करते हैं। और अगर 1 से 2 आदमियों का जुनून हो जाए तो ये 1 और 1 11 हो जाते हैं, और अगर 3 आदमियों का हो जाए तो 1 और 1 111 हो जाते हैं। मतलब जब मकसद एक ही आदमी का हो तो उसे अकेला माना जाता है, 2 का हो जाए तो 11 के बराबर होते हैं, 3 हो तो 111 के बराबर होते हैं। तो इस तरह से जब हम बड़े स्केल पे अपराध देखते हैं तो उसमें जो बड़ा मकसद होता है वो किसी एक के पास होता है। अब क्या है कि डेरे के अंदर हर चीज का भेद अगर किसी को लेना था तो डेरे के अंदर उसकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी था। इधर से, क्योंकि अब डेरे के अंदर एक आदमी थोड़ा ही था, डेरे में तो हर एक पार्टी का व्यक्ति था। उदाहरण के तौर पे जैसे जोरा सिंह, ये राम चेयरमैन है राम सिंह, जगजीत सिंह, ये सब अकाली दल के सपोर्टर थे, अकाली दल के लिए काम करते थे। उसके बाद जो प्रदीप क्लेरन पार्टी आई, ये प्रदीप क्लेर, हर संदीप बरेटा, ये सब
किसके थे? बीजेपी अलाइड थे। अब जो PR नैन ये थे, PR नैन वगैरह ये सब थे चौटाला ग्रुप के। PR नैन और एक जेई था, ये सब चौटाला ग्रुप से आए। और इसके अलावा जो एक किंगरा किंगरा हुआ करता और मोहनलाल था, ये सब ये कांग्रेस के सपोर्टरों में था। और अब जो RSS के थे वो डॉक्टर अशोक, अभिजीत भगत, बबलू वगैरह, ये सब RSS के समर्थक पे आए। अब ये सारे ग्रुप थे, मतलब हम कहें भी पिताजी केंद्र बिंदु थे और ये सब अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे। इन सारे ग्रुपों ये सारे ग्रुप अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क रखे हुए थे जो डेरे को ख़त्म करना चाहती थी। और ये सारे एक तरह से हर तरह की खबर बाहर देने वाले हैं। लेकिन पिताजी के इर्द गिर्द जो सर्कल था, जिसमें हनीप्रीत होगी, ये राकेश जिड़बा हो गया, गुरलीन हो गया, ये धर्म सिंह हो गया, ये जो सर्कल था, ये सर्कल सारे गुटों का फायदा उठाता था। इनको बीजेपी से फायदा मिल रहा तो बीजेपी से उठा लेते थे, कांग्रेस से मिल रहा कांग्रेस से उठा लेते, अकाली दल से मिलता अकाली दल से। तो पिताजी तक जाने का जो गेटवे था वो ये सर्कल था। और इस सर्कल को क्रॉस करके ही पिताजी तक जाया जाता था। पिताजी की सारी सही बातों को गलत करने के लिए ये सर्कल जिम्मेदार था। मतलब पिताजी क्या कुछ और रहे हैं और आगे हो कुछ और रहा है, तो उसके लिए जो ये वाला सर्कल था, हनीप्रीत और राकेश जिड़बा एंड पार्टी, ये जो सर्कल था ये चीज़ों को बिगाड़ देता था। अब हर एक गुट का बंदा इस सर्कल से अपनी साठ गांठ बना के रखता था, अपने अपने लेवल की, अपने अपने पीछे जो बंदे हैं उनके फायदे के लिए। मतलब बीजेपी को वोट चाहिए, वो भी राकेश जिड़बा ग्रुप, उसका जो बंदा होगा वो राकेश जिड़बा ग्रुप से दोस्ती रखेगा। कांग्रेस को वोट चाहिए, वो भी राकेश जिड़बा ग्रुप से दोस्ती रखवाएगा। ऐसे आम आदमी पार्टी के भी बंदे होंगे कोई ना कोई। तो ऐसे हर तरह के ग्रुप के बंदे, RSS के हों चाहे वो अकाली दल के हों, सब ने राकेश जिड़बा एंड पार्टी के ग्रुप से संपर्क रखा। तो पिताजी तो इस चीज़ में कुछ करते नहीं थे। तो पिताजी की चीज, मतलब किसी भी चीज़ को पिताजी के नाम से परोसना है तो इस ग्रुप की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अब प्लान के मुताबिक आखिर में 25 अगस्त के टाइम, 25 अगस्त का दिन आया और 25 अगस्त के दिन इन सारे ग्रुपों ने मिलकर पिताजी को जेल भेज दिया। और इनके जो इर्द गिर्द सर्कल था, हनीप्रीत, क्योंकि इन सब के बगैर ये सारा काम हो नहीं सकता था, तो इन सब ने मिलके, उन्होंने सब ने मिलके इस ग्रुप को भी जेल में बिठा दिया एक बार। मतलब हनीप्रीत, प्रदीप कलेर वगैरह, जो ये सॉरी राकेश जिड़बा एंड पार्टी, ये सब भी जेल में चले गए। फाइनली क्या है, जब ये जेल में चले गए तो अब जो बाकी के राजनीतिक ग्रुप बने, उनको ये था भी अब पावर में कैसे आया जाए। लेकिन उन पांचों ग्रुपों में सहमति नहीं बन रही थी। ऐसे में क्या था भी, हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारना चाहता था और खुद काबिज होना चाहता था। ये तो डेरे के अंदरूनी ग्रुप थे। जो बाहर वाले ग्रुप थे, इस सबसे बाहर वाले, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, उनको तो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे से मतलब था। लेकिन अंदर वाले ग्रुपों को चाहिए थी डेरा, डेरे की प्रॉपर्टी, डेरे की गद्दी। तो सारे ग्रुप आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अलग अलग टाइम पे इन्होंने अलग अलग वारदात प्लान की भी, किसी तरह कोई वारदात हो और डेरे की संगत को और डराया जाए और इससे हमदर्दी हासिल की जाए इन सब से। ये सिस्टम चल रहा था। अब यहाँ पे मैं कहानी रोकता हूँ, थोड़ा सा पीछे आपको वापस ले चलता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भंगीदास कह लो, 45 नंबर, 25 नंबर, जो भी जो बनते गए, उनको एक टाइम पे ये एहसास होने लगा कि मैनेजमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है और पिताजी के साथ वो वफादार नहीं है। लेकिन वो खुद पिताजी के वफादार थे। वो चाहते थे कि हम पिताजी से बेईमानी ना करें। और ऐसे में लेकिन वो अकेले अकेले थे। अब वो विरोध करते तो किसका करते, एक आदमी होता तो उसका विरोध करते। तो उन्होंने अपने आप को इस सब से दूर रखना मुनासिब समझा। लेकिन अपने तौर पे वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते थे जिससे वो हजूर पिताजी के प्रति मतलब एक तरह से कृतज्ञ भी रहे और वफादार भी रहे। और ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर अशोक एंड अलाइड बबलू ग्रुप था, इन्होंने इन लोगों को, ये क्योंकि ये ग्रुप किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, ये ग्रुप RSS का था और RSS को कोई राजनीतिक फायदा डेरे से चाहिए नहीं। मतलब RSS के समर्थक कह सकते हैं या RSS की तरफ से प्लांटेड कह लो, किसी तरह भी समझ लो। जितने भी लोग ऐसे जुनूनी थे जो कुछ करना चाहते थे और मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन लोगों को ये ग्रुप खींचता था अपनी तरफ भी, हम कुछ करेंगे। उसमें मैं भी एक ऐसा बंदा था जो मैं भी इनकी तरफ आकर्षित हुआ भी, शायद ये लोग कुछ ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
और इस ग्रुप में मैं ना सिर्फ शामिल हुआ, मैंने लाखों रुपए दिया भी इनको, फिर हालांकि इन्होंने वो पैसा मेरे से उधार लिया। तो पैसा भी दिया मैंने, ग्रुप में भी शामिल हुआ, तो इन्होंने हर तरह से मुझे ये यकीन दिलाया भी ये पिताजी के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं और ये पिताजी को हर तरह का फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट का हर एक आदमी नुकसान पहुंचा रहा है। इनके ग्रुप में रह के मुझे तो एक चीज समझ में आई भी कौन सा ग्रुप क्या काम कर रहा है, और वो ग्रुप को मैंने प्रैक्टिकली आजमा के भी देखा। लेकिन एक स्टेज आई जब मैं डेरे से निकल गया और मुझे ये समझ में आया कि एडम ब्लॉक को पता लग गया और एडम ब्लॉक ने मुझे निकाल दिया। मैं ये चाहता था भी एडम ब्लॉक को इस ग्रुप के बारे में पता ना चले, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन उस टाइम मुझे लगता था भी ये ग्रुप पिताजी का वफादार है। जब पिताजी जेल चले गए और करीब 3 साल तक, उसके बावजूद भी 3 साल तक मैं यही सोचता रहा भी ये ग्रुप पिताजी के लिए वफादार है। 3 साल बाद एक घटना घटी और उस घटना के बाद मुझे इस ग्रुप पे शक होने लगा। तो डिटेल कभी बाद में जाएंगे। तो मुझे शक होने लगा और शक इस बात का था कि ये ग्रुप, इस ग्रुप के मतलब मेन, क्योंकि डॉक्टर अशोक शर्मा के संपर्क में बहुत करीब से था और बहुत करीब से चीज परखता था। तो फिर जो चीज़ें मुझे शक के दायरे में ले गई, फिर मैंने उसके बाद अपने लेवल पे इंक्वायरी शुरू की और धीरे धीरे डॉक्टर अशोक से संबंध हटा दिया। लेकिन तब तक ये सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके बाद जब हमारी पड़ताल आगे बढ़ते बढ़ते क्योंकि उस टाइम थोड़ी हमें पता था भी ये जेल से अखंड सिमरन का मतलब जेल से ये भी आएगा, चिट्ठियां भी आएंगी, जेल से प्रसाद भी आएगा और जेल से स्पेशल प्रसाद आएगा, जेल में कम्युनिकेशन भी होगा और उसके बाद ये नकली वाला भी आ जाएगा। ये सब हमें नहीं पता था। 2020 में जब ये सब कुछ हुआ तो उस टाइम मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे बोला भी एक दिन पिताजी नकली बन के सामने आएंगे। मुझे लगा ये आदमी 10वां द्वार खुला हुआ है, मतलब उस टाइम तो मुझे लगा बकवास कर रहा है, लेकिन जब वास्तव में नकली वाला सामने आ गया तब मुझे लगा भी इस बंदे का तो 10वां द्वार खुला था। इस बंदे ने तो भैया बहुत पहले ही चीज भांप ली और सिमरन करके सब कुछ पता कर लिया और मुझे आगाह भी कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कॉम्प्लिकेट थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे मेरे संपर्क में आए जो एक्चुअल में डॉक्टर अशोक के ग्रुप के लिए काम करते थे, लेकिन वो मेरे जरिए एडम ब्लॉक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब ये चीज उस टाइम तो मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था भी एडम ब्लॉक की असलियत दुनिया के सामने आए, या फिर हम कहें कि हमारी ये कोशिश थी कि किसी तरह लोग सच जाने और इनका जितना भी तंत्र है सब समझ में आए। अब जब नकली वाला बंदा बाहर आता है और ये आके जितना भी एडम ब्लॉक ने झूठ गढ़ा उस सबको सच साबित करने लग जाता है। नकली वाला बंदा जैसे ही बाहर आता है, उसने क्या किया, भी मैनेजमेंट ने अखंड सिमरन करवाया नहीं, मतलब जेल से मैंने ऑर्डर भेजा। अब ये अखंड सिमरन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस अखंड सिमरन का कनेक्शन दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों से था। दूसरा, उसने ये कहा कि चिट्ठियां मैंने भेजी, चिट्ठियों का कनेक्शन हजूर पिताजी को मारने की साजिश से था, इसलिए चिट्ठियों पर भी उसने अपनी सहमति जताई। मतलब एडम ब्लॉक के साथ जितनी आपराधिक साजिशों के मुद्दे जुड़ते थे उसको भी पैसिफाई किया, ठंडा किया, और जितने झूठ उन्होंने पब्लिक को लूटने के लिए बोले थे उन सबको अपने सिर पे ले लिया। यहां तक तो बात समझ में आती थी। अभी तक हम ये नहीं कहते भी ये नकली है कि असली, हम ये कह रहे हैं यूपी में जो आया तो हजूर पिताजी का चेहरे वाला बंदा था। हम नकली मानते हैं, कोई असली मानता है, इसको न्यूट्रल लेके चले भी, ना ये असली है ना नकली, जो हो रहा है न्यूट्रल हो रहा है। अगले स्टेप पे जब ये सब कुछ हो रहा है फिर उसने अपने अलग ये राम कहानी गाने बजाने फालतू के, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक चीज आई कि पिताजी का व्यक्तित्व जो था, मतलब हम कहें पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत बड़ी थी, और उस पर्सनैलिटी के आगे डेरे के किसी बंदे की कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। आप देखो हजूर पिताजी के बराबर हम हर एक बंदे को तुच्छ जीरो समझते हैं, हर एक साथ संगत का व्यक्ति, ऐसे में किसी के बराबर पर्सनैलिटी नहीं थी। और पिताजी की पर्सनैलिटी इस तरह से थी कि जो भी बात वो बोल देंगे वो सच हो जाएगी, जो भी बात बोल देंगे उसमें गलती नहीं पकड़ सकता कोई भी व्यक्ति, और वो कभी भी आवेश में आकर भी कोई गलती नहीं करते थे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन अब जब ये यूपी में जो ड्रामा चला इसमें
हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को धीरे धीरे छोटा किया गया और उनके तरफ से अनाप शनाप बोला गया, उनके वचन झूठे भी हो जाते हैं, ये भी दिखाया गया। भी इस बंदे को ना साइंस की नॉलेज है, ना सामाजिक नॉलेज है, ना कॉमन सेंस है, ना ही गायकी आती है, मतलब कुछ नहीं आता, सब मैनिपुलेटेड है। मतलब एक तरह से पिछले 1 साल में इस व्यक्तित्व को छोटा करते चले गए, जिससे पब्लिक में एक सेंस निकल के आया कि भी हजूर पिताजी अकेले कुछ नहीं है मैनेजमेंट के बिना। और क्या है कि बाकी तो जितने यूट्यूबर पत्रकार बैठे होते हैं वो तो पैसे देके कुछ ही नैरेटिव बनवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंडिया में प्रधानमंत्री ये काम कर रहा हो तो बाकी तो कोई भी कर सकता है। तो ये नैरेटिव 4-5 यूट्यूबर बिठा देते हैं और ये नैरेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नैरेटिव बनाने की हर तरफ से कोशिश की गई भी, ये आम आदमी है और मैनेजमेंट जो है वो बराबर काम करती थी, ये आदमी करप्ट हो गया, बाकी मैनेजमेंट संस्था को संभाल रही है। तो यूट्यूबरों को पैसे दे दे के ये नैरेटिव बनाना शुरू किया भी बाबा गलत था, संगत बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्चुअल में यही पैटर्न संस्थाओं में होता है। अब संस्थाओं में क्या है, आप जाओ एक तरफ बोलेंगे भी, मान लो किसी आरएसएस को ले लो, आरएसएस के क्या जी नीचे जो कर्मचारी हैं कुछ है, सब सब बहुत बढ़िया है, मोहन भागवत ही खराब है। या फिर आपको जी जो इनका मेन बंदा है ये मोदी को खराब दिखा देंगे लेकिन अपने बंदों को किसी को खराब नहीं दिखाएंगे। तो जो भी व्यक्ति किसी सॉलिड विचारधारा के साथ उठ जाएगा उस व्यक्ति को खराब दिखा के नीचे वाला बंदा सिस्टम हाईजेक करता है। यहां तक भी समझ में आ रहा था, लेकिन अब था भी ये बंदा पिताजी की इतिहास से जुड़ी हर एक चीज को झूठा कर रहा है, मतलब पिताजी की हर एक चीज को गप बना रहा है, झूठ बना रहा है, बकवास सिद्ध कर रहा है, मतलब वो पर्सनैलिटी डाउन कर रहा है। हम ये सोच सकते हैं कि मैनेजमेंट अपनी पर्सनैलिटी उठाना चाहती थी पिताजी के मुकाबले, इसलिए वो सारा काम ये करवा रही थी इस बंदे से, ये भी सोच सकते हैं। या फिर अगर जो बंदे इसको असली मानते हैं वो थोड़ा कोई तो इनमें समझदार होना चाहिए, हालांकि है नहीं, फिर भी सोच लेते हैं भी कोई होगा, वो ये बात सोचे भी अगर पिताजी ने मैनेजमेंट को उठाना ही है तो खुद को गिराने की जरूरत क्या है, खुद का व्यक्तित्व गिराने की क्या जरूरत है, मैनेजमेंट को वैसे ही उठा देते हैं, हमारा हुक्म है मैनेजमेंट के हिसाब से ये काम करना है। तो मैनेजमेंट को उठाना था, खुद को गिराने की जरूरत क्यों थी? तो क्या यहां पे था भी अगर ये असली भी है तो भी खुद को क्यों गिरा रहा है? इसका मतलब इन कह सकते हैं भी ये नकली था तो ही मैनेजमेंट इस व्यक्तित्व को खत्म करना चाहती थी। चलो ये बात भी हम समझ सकते हैं भी अगर ये नकली है और मैनेजमेंट खुद के वर्चस्व को बढ़ाती है उसको कम करती, तो उस वर्चस्व में कौन सा चेहरा उठाया गया? हनीप्रीत का चेहरा। हनीप्रीत का चेहरा पिछली 3 पैरोल में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया भी, ये ना होती तो भाई साहब ब्रह्मांड पलट जाता, डेरा कब का बंद हो जाता और सारे बंदे मारे जाते, मतलब इस औरत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो पिछली 3 पैरोल में सारा कुछ उठाया गया, चौथी पैरोल जैसे ही आती है ये सारा नैरेटिव बदल जाता है। अब जो यूपी में ड्रामा चल रहा था वो मैनेजमेंट के खिलाफ चल पड़ता है, वो मैनेजमेंट के पक्ष में नहीं चलता, वो हनीप्रीत के भी खिलाफ चल पड़ता है, इन सबके खिलाफ चल पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि हजूर मतलब अब इस सारे मसले में आपको समझ में आया भी ठीक है हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ है। मैंने आपको शुरुआत में कहा भी अपराध को करने के लिए जुनून चाहिए। जो हजूर पिताजी की पहचान नष्ट हो रही थी वो जुनून किस व्यक्ति के पास था जो इतनी नफरत करता था हजूर पिताजी से। एक तरफ हजूर पिताजी के नाम पे इनको पैसा लूटना है, कमाना है, खाना है, दूसरी तरफ ये हजूर पिताजी से इतनी नफरत कौन करता है जो उनकी हर एक पहचान को मिटा देना चाहता है। और ये पहचान सिर्फ डेरा के कागजों से नहीं मिट रही थी, ये पहचान शाही परिवार के साथ भी मिटाई गई। मतलब ये कि शाही परिवार जो आधार कार्ड सिर्फ पिताजी का नहीं बदला गया, आधार कार्ड शाही परिवार के प्रत्येक सदस्य का बदला गया और उन्होंने अपना नया नाम, नया बाप का नाम, नया एड्रेस, सब कुछ नया कर लिया। अब ये ऐसी चीज हुई जो बड़ी अजीब थी भी, हजूर पिताजी की प्रत्येक चीज को मिटाया जाना, इवन शाही परिवार के साथ उनके नाम तक को बदल देना, उनके नाम से भी ये चीजें मिटा देना। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी नफरत करता है हजूर पिताजी से, जो उससे किसी भी चीज को डेरे में बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता, किसी भी चीज को, वो पिताजी की छवि को हर एक आदमी के दिमाग से मिटा देना चाहता है, अच्छी छवि को, और बुरी छवि को हर जगह बिठा देना चाहता है।
अब इससे मैनेजमेंट को हर हाल में नुकसान ही नुकसान है। इससे मैनेजमेंट को हर हाल में क्योंकि उनको इससे पैसा कम मिलेगा, सब कुछ कम मिलेगा। लेकिन जब इस बार की पैरोल में मैनेजमेंट के खिलाफ यूपी में जो बोला गया बरनावा से कि मैनेजमेंट अपने अपने गुट बनाए बैठी है और मैनेजमेंट हमारे कहे नहीं चलती, हमारे इर्द गिर्द जो बंदे काम कर रहे हैं वो हमारे अपने नहीं है, वो अनजान है। जब ये स्टेटमेंट 15 अगस्त के दिन दिया यूपी बरनावा से, तो उठ के कौन आया पता है? उठ के आया ये बबलू और आरएसएस ग्रुप कि भैया इनको पावर में लाया जाए, ये एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किए गए। और यही भाषा शाही परिवार भी बोलने लगा भी मैनेजमेंट को बदल देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा भी इस ग्रुप को ले आना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को बदल देना चाहिए। 2017 से 2020 तक हम लाइव नहीं आ पाए या लाइव आने का हौसला जुटा नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही ग्रुप था, क्योंकि जब हम कोई प्लानिंग बनाते तो वो प्लानिंग मैं लेके डॉक्टर अशोक के पास भी जाता कि हम ये प्लानिंग बना रहे हैं, बोलो करें या ना करें, क्योंकि तब तक मेरे को इस ग्रुप पे भरोसा था। जब भी मैं ये प्लानिंग डॉक्टर अशोक को सुनाता तो वो मुझे उससे बड़ी प्लानिंग बताते। मुझे ये लगने लगता कि कहीं मैं अपनी प्लानिंग की वजह से इनकी प्लानिंग खराब ना कर दूं, और इससे क्या होगा भी पिताजी को नुकसान होगा भी, ये बड़े लेवल की नॉलेज रखते हैं, इनके ज़्यादा लिंक्स हैं, तो मैं कहीं अपनी बेवकूफ़ी में मतलब हम ये प्लान खराब ना कर दें। इसलिए कोई प्लानिंग जो थी हम एग्जीक्यूट करते नहीं थे, हमारी सहमति नहीं मिलती। 2020 में जब हम ये सहमत हो गए कि भाई डॉक्टर अशोक ग्रुप गलत रास्ते पे है, तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा डॉक्टर अशोक से। मैंने कहा जी ये बता दो कि बीजेपी के राज में कांग्रेस का आदमी मंत्री कैसे बन सकता है? मतलब अगर आप इतने ही पिताजी के पक्षधर हो तो ऐसी कौन सी ताकत है जिसके भरोसे आपको डेरा निकालता नहीं है नौकरी से? ऐसी क्या पकड़ है आपके डेरे के अंदर, डेरा आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा है? ये चीज मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने कहा इसका ढंग से मतलब कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सवाल मेरा उनसे हमेशा रहा। जब इस सवाल का जवाब नहीं आया तो यहाँ से शक बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ गई। उसके बाद हमने लाइव आके अपने लेवल पे अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, और जो भी हमारे साथ ये बुजुर्गवार थे, रिटायर्ड पुलिस वाले थे, वकील जुड़े, जो भी जुड़े, सब ने अपने अपने सुझाव दिए। धीरे धीरे हम उनके इनपुट से मैच्योर भी हो गए, कानून भी समझने लगे, सारे तौर तरीके समझने लगे। फिर ऐसे इन्होंने हमारे नाम पे गुंडों को सुपारी देने लगे, किसी को पिटवाने की, रेकी करने की। उनसे हमने ये अपराध करने के तरीके भी सीख लिए। अच्छा इन तरीकों से अपराध होता है तो इससे बच के भी रहना है। तो सारी चीजें हमने 2020 के बाद बड़ी मतलब बड़े स्तर पे सीखी कि क्या क्या होता है। आज क्या है, जब अचानक से सारा चैप्टर पलट के अभिजीत भगत और बबलू के और ये डॉक्टर अशोक शर्मा के खेमे में जा खड़ा हुआ बरनावा का चैप्टर, तो अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि मैनेजमेंट क्या सारा काम अभिजीत भगत बबलू के ग्रुप को उठाने के लिए कर रही थी? और ऐसी कौन सी ताकत है जब यही मैनेजमेंट खट्टा सिंह को बाहर भगा सकती है, यही मैनेजमेंट हंसराज जैसों को भगा सकती है, यही मैनेजमेंट हर अपने एक राजदार को बागी बना सकती है, महेंद्र सिंह जोशी जैसे वकील को खिलाफ खड़ा कर सकती है। कितने ही बाकी इन्होंने अपने खिलाफ खड़े किए, गुरदास सिंह तोर वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो फिर डॉक्टर अशोक और अभिजीत भगत ऐसी कौन सी तोप थे जो इनको निकाल नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी कड़ी है जो इनको डेरे में बांध के रखती है? और कौन है वो शख्स जो इनको निकाल नहीं रहा? अगर हनीप्रीत भी मोहरा है, हनीप्रीत भी एक स्टेज पे आके डाउन चली गई और हनीप्रीत के खिलाफ भी बरनावा में सिस्टम बन गया और इस पैरोल पे कोई वीडियो फालतू निकला नहीं। लेकिन जैसे ही हमने डॉक्टर अशोक का नाम 12-13 अगस्त को लिया, वैसे ही अचानक से फिर से हनीप्रीत का नाम उछलने लगा। इसका मतलब क्या है भी उस ग्रुप ये भांप गया भी, इस भी हम एक्सपोज नहीं हो सकते, तो बेटर है दोबारा से हनीप्रीत का नाम लाइमलाइट में लाया जाए। अब इससे एक चीज तो समझ आ गई कि हनीप्रीत भी एक मोहरा है और असली ग्रुप ये है जो आरएसएस के समर्थक हैं एक तरह से, और ये काम करता है। इनके सारे जितने भी करीबी थे सबका हमने एक लंबा चार्ट बनाया, तो करीब करीब 15 से 16 व्यक्ति डेरे के अंदर मेन पोजीशन पे ऐसे थे
जो काम कर रहे थे। इसके अलावा हमने आपको बताया भी कैसे हाई कोर्ट के जज भी डॉक्टर अशोक के खिलाफ आने वाली कार्रवाई पे एक्शन ना लेके उस रिपोर्ट को रद्द कर देते थे। तो इसका मतलब पीछे कोई ऐसी ताकत भी काम कर रही है जो हाई कोर्ट को भी डॉक्टर अशोक के पक्ष में खड़ा कर रही है गलती होने के बावजूद। इसी तरह 6-5 साल बाद या 5.5 साल बाद जब अभिजीत भगत जमानत लेने गया इतने बड़े अपराध की जिसमें 42 लोग मारे गए, तो हाई कोर्ट ने झटके में कह दिया ठीक है जमानत दे देनी चाहिए, बिना कोई सवाल के, बिना कोई बहस के। इसका मतलब क्या है भी ताकत कोई ना कोई तो पीछे है। अब इस सारे मसले में ये चीज तो समझ आ गई कि जो डॉक्टर अशोक बबलू एंड ग्रुप था ये भी चाहता था मैनेजमेंट खत्म हो। मुझसे आज किसी ने सवाल पूछा क्या जी इन्होंने फिर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की फील्डिंग क्यों नहीं लगाई। इसका मतलब ये भी जो, और ये बात और भी निकल के आई, डॉक्टर अशोक के ग्रुप के लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अशोक का ग्रुप हमेशा से मतलब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्यों को अपना बताता था कि हमारे बंदे हैं, इस तरह से बोलता था ये ग्रुप हमेशा, ये तो हमारे ही बंदे हैं, हमारे हाथ के हैं, हमने ही चला रखे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इवॉल्व करके रखा जबकि हम इनके ग्रुप से 2020 से ही अलग हो गए थे। अब ये चीज समझ में आपको आए भी क्या हनीप्रीत, राकेश जड़वा ये सब करोड़ों अरबों का जो कारोबार कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ अभिजीत भगत और अशोक शर्मा की लड़की को प्रबंधक बनाने के लिए हो रहा है ये सारा कुछ? क्या अशोक शर्मा की मर्जी से किसी को गुरुगद्दी पे बिठाया जाना है? एक तरफ तो ये पैटर्न चल रहा है, दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो हुजूर पिताजी के नाम को डेरे के हर एक व्यक्ति, डेरे के परिवार के हर एक व्यक्ति सबके रास्ते से मिटा, सबके साथ से मिटा देना चाहता है। अब सवाल ये भी आखिर ये व्यक्ति, ये जो पीछे की ताकत में डेरे के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पर्सनल लेवल पे पिताजी से इतनी ज्यादा नफरत है, और ऐसी क्या वजह है उस नफरत की? ये व्यक्ति डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है भी ये नहीं करता। अब ये कौन है ये एक सोचना है आपको, जो मैं आज के लाइव में आपको समझाना चाहता हूं। अब इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हजूर पिता ने सेवादारों की मीटिंग में सुनाई और कहते हैं भी संत अपना समय बिना मतलब बर्बाद नहीं करते, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब है। फिल्म में भी बोला ना, सर का एक भी कदम बिना वजह नहीं उठता। ऑनलाइन गुरुकुल में यह दिखाया गया है भी हनीप्रीत इस बुराई की दलदल में बहुत बुरी तरह फंस जाती है और हजूर पिताजी फिर इसको वहां से निकालते हैं। ये ऑनलाइन गुरुकुल की शूटिंग में ये सीन फिल्माया गया है। इसका मतलब हनीप्रीत भी गलत रास्ते पे चली और एक ऐसे स्टेज पे आके अब वो ऐसी दलदल में फंस गई है जहां से उसे कौन निकाले पता नहीं, और क्योंकि रास्ता तो उसने भी गलत चुना। ये सारा पैटर्न काम कर रहा है। इसके अलावा जो लोग जुनूनी थे, पिताजी के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते थे, हमारे 6 साल के दौर में ऐसे बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई जब हमें लगा भी यार इस बंदे को उठा के पीट देते हैं, इस बंदे को थोड़ा सा सर्विस कर देते हैं, शायद सिस्टम सुधर जाए, एक आधे को लगाते हैं 2-4 शायद सुधर जाए। ये जब सिचुएशन हमारे सामने आती थी तब हमें था भी आज लें कि कल लें ये स्टेप, लेकिन ये स्टेप हम ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने एक असूल बना के रखा कि जब भी हम दुविधा में फंस जाएंगे तब हम सुमरन करेंगे और हजूर पिताजी के सामने ये सिचुएशन रख देंगे। हजूर पिताजी जो अंदर से ख्याल देंगे तो टीम मिलकर सुमरन करती थी, जो ख्याल आता उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते। तो ये स्टेप हम कभी उठा ही नहीं पाए और उसके बाद हमारे लिए रास्ते खुलते चले गए। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारा काम इनको करना पड़ा जो ये करना नहीं चाहते थे। अब जब ये सारी चीज चल रही है, इस सबके बीच जो एडम ब्लॉक के साथ जुनूनी व्यक्ति जुड़े, चाहे वो हैप्पी गनमैन हो, हम जिसकी नाम ले रहे हैं कुछ ऐसे, हैप्पी गनमैन का अपना ग्रुप था, अमरीक हो जो मोड़बंडी बम ब्लास्ट में इसका नाम है, प्रदीप कलेरो, संदीप बरेटा हो, हर्ष दूरी हो, ये जो लोग थे ये एक स्टेज पे आके ना इनके मन में भी यही आया भी यार ऐसे काबू नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करते हैं। अब क्योंकि ये किसी ना किसी एक आधे गुट से जुड़े हुए थे और इसलिए इनको उसे गुट के जानकारी थी, बाकी गुटों की जानकारी थी नहीं, और ऐसे में इनके जरिए
इनको मतलब अपराध का रास्ता दिखाने वाला कौन? मतलब आप सोचो कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के आप सदस्य हो, आपको लगे यार एक काम करते हैं अभी हनीप्रीत का सफाया कर देते हैं, लेकिन जब आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हो तो आप ये किससे पूछने आओगे ये बात? मुझसे पूछोगे, बहन वीरपाल से पूछो, किसी ना किसी से पूछना चाहोगे भी क्यों ना यही काम कर दें। और ऐसा नहीं है भी ऐसे बंदे हमारे पास आए नहीं, कई बहुत सारे जुनूनी पेंडू लोग थे जिसे हम देहात गांव में रहने वाले लोग कहते थे, बिल्कुल जिनका इतना फालतू दिमाग चलता ही नहीं है, जिनको सिर्फ इतना है भी यार स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना है भी हम जेल चले जाएंगे कम से कम रोक कटेगा, एक रोक तो कटेगा। तो ऐसे लोग बहुत आए जो मेरे से पूछने कि भाई जी एक काम करते हैं, 4-5 बंदे हैं इनको निपटा के हम जेल चले जाएंगे, भी आप बोलो सड़ा दे देगा, अगर पिताजी को फायदा होता है तो बताओ। ऐसे बहुत सारे लोग उठ के तब पंजाब से आते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं बन पा रहा था प्लान के तहत। तो जब डेरे में ये सारे लोग आए और इनके सामने ये सिचुएशन आई कि पिताजी के हक के लिए इनको लगा भी यार इन बंदों को मार देना चाहिए, इन बंदों को रास्ते से हटा देना चाहिए, इन बंदों को सड़वा पिटवा देना चाहिए, इनको बर्बाद कर देना चाहिए, तो ये फाइनल डिसीजन लेता कौन था इस काम का? ये काम कर देना चाहिए। तो ये जो जुनून था, ये जुनून किसके पास था? पिताजी को बचाने का, या पिताजी को बचाने के नाम पे इन लोगों को अपराध के रास्ते डालने का। अब पिताजी ने एक कहानी सुनाई एक बार। कहानी क्या है भी, तेरावास की मीटिंग में, हालांकि ये कहानी मैंने बहुत पहले भी सुनाई है लाइव में। तेरावास की मीटिंग में एक बार एक चूहा आ गया और पिताजी जैसे कमेंट्री चलती है ना मैच में, ऐसे कमेंट्री करने लगे उस चूहे को देखकर। अब आप सोचिए भी चूहा संतों के लिए एक जीव है जो अपनी सजा भुगत रहा है, और ये भुगत रहा है मतलब किसी जूनी में है, ठीक है, संतों की दृष्टि पड़ी, उद्धार भी हो जाएगा उसका। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाक्रम वहां चला, उस घटनाक्रम से जितने भी बुद्धिजीवी थे उनको एक बात समझ में आई भी, ये कमेंट्री नहीं चल रही है, ये किसी घटना को दर्शाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है उस घटना को, लेकिन वो घटना क्या है ये नहीं पता है। हुआ क्या कि जैसे वो चूहा आया, पिताजी कमेंट्री करने लगे भी एक चूहा आ गया है, पिताजी बोले कि चूहे को पकड़ो, मजाक मजाक में। और तो चूहे को पकड़ने लगे कुछ लोग, लेकिन चूहा कभी कहीं भाग जाए कभी कहीं भाग जाए, वो पकड़ में ना आए। तो पिताजी ये कमेंट्री करने लगे भी चूहा भाइयों की तरफ आगे छुप गया है, जैसे प्रॉपर मैच में कमेंट्री चलती है पूरे इंटरेस्ट के साथ, एनर्जी के साथ। अब वैसी कमेंट्री मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस मीटिंग में था और जो लोग और भी होंगे, तो पिताजी बोलने लगे भी चूहा भाइयों की तरफ आ गया है, ये है वो है भी। सिक्योरिटी वाले लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो चूहे को पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। चूहा अचानक से फिर बहनों की तरफ चला गया है, वो बहनों के बीच में जाके छुप गया है। एडम ब्लॉक की बहनें दांत फाड़ रही हैं, हंस रही हैं, वो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इस तरह की कमेंट्री चलती रही। फिर पिताजी कहते भी चूहा फिर बाहर निकला, बाहर निकल के सिक्योरिटी वालों को चकमा दे के फिर वापस से घुस गया। इस तरह से पिताजी बोलते गए। आखिर में क्या, वो चूहा किसी को मिला नहीं, और जब चूहा मिला नहीं तो कमेंट्री बंद कर दी। फिर क्या हुआ, संगत के अंदर सामने एक आदमी के पास वो चूहा जाके बैठ गया, मतलब रुक गया। उस आदमी ने देखा भी मेरे पास चूहा, रूबरू नाइट है, कोई ऐसे मिस्त्री वगैरह था, रूबरू नाइट में लोहे का या इलेक्ट्रिकल का मिस्त्री था, वो मिस्त्री की हैसियत से वहां प्लास वगैरह लेके सेवा पे बैठा था किसी तार के लिए, निगरानी रखने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, अचानक से वो चूहा उसके पास आया, उसने पकड़ लिया। जब उसने पकड़ लिया, वो उसने पिताजी को बोला पिताजी मैंने चूहा पकड़ लिया। पिताजी ने आगे से कमेंट्री में बोला, जिस चूहे को सिक्योरिटी वाले, एडम ब्लॉक वाले सारे सेवादार जिम्मेदार मिलके पकड़ नहीं पाए, उसको एक आम सेवादार ने पकड़ लिया। फिर वो बोला पिताजी ये चूहा नहीं है, ये सुंदर है। पिताजी कहते हैं बेटा, पिताजी फिर बोलने लगे ओहो, जिसको सारे चूहा समझ रहे थे वो तो छछुंदर निकली। अब यहां से इसके बाद पिताजी ने कमेंट्री की नहीं और वो चूहे को, छछुंदर को छोड़ दिया गया। सारी कमेंट्री चूहे पे की गई, लेकिन रिजल्ट में छछुंदर निकली। वहां से, हालांकि उस 2015 के बाद की मीटिंग है, 2016 की है, 2017 में किसी दिन मीटिंग हुई है सेवादारों की, उसमें ये बात बोली गई। अब ये चूहा जिसे हम समझ रहे हैं, क्या वो छछुंदर कौन है फिर? इसका मतलब क्या है भी, हम ढूंढ रहे हैं आदमी, लेकिन असल में सारी चीज के पीछे कोई औरत है।
अभी जो हमें समझ में आता है, हालांकि कुछ और मतलब निकला है तो पता नहीं। इस सारे के पीछे कोई औरत है। ये औरत कौन है? ये औरत हनीप्रीत नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो सारा ऑब्जेक्टिव है वो हनीप्रीत से हटके अभिजीत भगत बबलू ग्रुप पे आ गया, और ये ग्रुप हनीप्रीत का कट्टर विरोधी है। ये मैं दावे से कहता हूं, ये हनीप्रीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कारण ये कि ये जो अशोक शर्मा पार्टी है, इनका ग्रुप ज्यादातर ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणवाद से घिरा है। ये ब्राह्मणवाद की जो कट्टरपंथी सोच है ना, ऐसा नहीं कहते भी ब्राह्मण गलत है, लेकिन ये कुछ ब्राह्मण रूढ़ीवादी बिल्कुल कट्टरपंथी सोच पे ना, जी हम ही सब कुछ है, बाकी सारी दुनिया हमारे गुलाम है, ये उस टाइप की सोच वाले लोग हैं। तो इनकी सोच में जो अरोड़ा बिरादरी है, जो अरोड़ा ग्रुप है, ये अरोड़ा बिरादरी, ये बिरादरी मतलब इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनका पीछे ये क्योंकि मैं इनके साथ रहता था ना, तो ये मेरे को इस बिरादरी के खिलाफ बहुत कुछ बताते थे। तो इस बिरादरी को इससे ये नफरत करते हैं, इनको पसंद नहीं करते। और इसलिए जो हनीप्रीत ग्रुप है, ज्यादातर अरोड़ा बिरादरी के लोग हैं, और ये बड़े मतलब फोकस्ड हैं, इनको अपने अपने दायरे का काम पता होता है, और ये बड़े प्रिसाइज होते हैं अपने काम में, जबकि ये उतनी साजिशें नहीं बनाते, उस काम को अंजाम देते हैं। अब जब ये चीज समझ में आया भी हनीप्रीत भी एक मोहरा है, और फाइनली सारी चीज डॉक्टर अशोक पे जाके या अभिजीत भगत वाले ग्रुप पे जाके जुड़ जाती है। अब किसी ने लिखा भी डॉक्टर वेदिका, लेकिन डॉक्टर वेदिका के एनालिसिस के बाद भी ये समझ में आता है भी उसके पास भी ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो हजूर पिताजी से इतनी नफरत करे भी हजूर पिताजी की हर एक निशानी मिटाना चाहे। हालांकि डॉक्टर अशोक की जो लड़की है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसने योगा के अंदर वर्ल्ड कप भी जीता है, और हजूर पिताजी ने उसको हीरो जड़े मेडल भी दिए हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात यह बताएं कि डॉक्टर अशोक ने पिताजी द्वारा दिए गए अपनी बेटी को हीरो के सारे मेडल बेच दिए। किसी सत्संगी को या किसी सुनार को, जो भी सुनार होते हैं ये सोना चांदी खरीदते हैं, उनको वो मेडल 10 से 15 लाख रुपए में बेचे। सोचो, अब ये कॉन्सेप्ट का है भी, ऐसा वो व्यक्ति हमें समझ नहीं आता कौन है जिसके पास इतना बड़ा मोटिव है, और वो व्यक्ति इतना पावरफुल है जिसने इस पूरे ग्रुप को या डॉक्टर अशोक को खास तौर पे डेरे के अंदर बांध के रखा, और मैनेजमेंट उस ग्रुप को निकाल नहीं पाई। भी ऐसा क्या है? तो ये चीज हमें समझ में नहीं आई भी क्या है। और उसके बाद शाही परिवार का भी यही कहना कि पिताजी ने मैनेजमेंट को नहीं बदला, और शाही परिवार का भी इनडायरेक्टली अभिजीत भगत के ग्रुप में समर्थन दे देना, और उसके बाद लेकिन शाही परिवार के साथ भी जो हो रहा है वो भी अपने आप में एक साजिश है। तो फिर इस सबके पीछे कौन है? हालांकि हम अपने एंड से बहुत कुछ सोच रहे हैं, और हमारा भी शक कई लोगों पे जाता है, पर हम चाहते हैं कि आप इस पे विचार करें, और ये चीज डेफिनेटिव है। अगर आप किसी का भी नाम ले रहे हैं, तुक्के नहीं, या आपने बहन चरणप्रीत का नाम ले दिया या किसी का भी नाम ले दिया, ये तुक्के हैं। वास्तव में ये मकसद डेरे के अंदर किसके पास है, जिसको पिताजी से एक व्यवहारिक तौर पे नफरत हो, और ऐसा पिताजी ने उसका क्या बिगाड़ा कि उसने डेरे में रह के इतना बड़ा प्लान रचाया, वो कौन है? तो ये चीज आप सोचो, क्योंकि किसी का भी अगर आप नाम तुक्के से लोगे तो उसकी बैकग्राउंड, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर आप कोई बहन चरणप्रीत का बोल दो तो क्या लॉजिक है? पिताजी ने बहन चरणप्रीत का क्या बिगाड़ा है? अगर हम समझे तो ऐसा क्या बिगाड़ा है? भी ऐसी कोई चीज हमें मिलती नहीं है, और अभी पिताजी ने कुछ बिगाड़ा हो, लेकिन कोई तो ऐसा है जो इतनी नफरत रखता है और वो डेरे के अंदर है। वो कौन है पता नहीं। तो खैर जो भी है, इसको आप सोचो समझो, जिस किसी का भी नाम लो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए क्यों। हालांकि हमें समझ भी आती है, हम आपको बता भी दें, आपको जचा भी देंगे, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा नैरेटिव मैं आपको जचाऊं। मैं चाहता हूं कि सारी चीजों को समझ के आप समझो भी ये कौन है, और अगर वो जो भी है उसका डॉक्टर अशोक से बहुत ज्यादा लगाव है। इतना लगाव है कि वो इतना सक्षम है कि डॉक्टर अशोक के सारे दुश्मन हैं, बावजूद इसके
वो डॉक्टर अशोक को डेरे से निकलने नहीं देता। डॉक्टर अशोक एक फर्जी डिग्री के ऊपर साइकेट्रिस्ट की प्रैक्टिस पिछले 20 साल से कर रहा है। बावजूद इसके, और मैंने कितनी मीटिंगें ऐसी अटेंड की हैं एडम ब्लॉक की, जहां पे ये बात बहुत बार उठी है डॉक्टर अशोक को नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला गया। चाहे वो डॉक्टर MP सिंह थे, चाहे डॉक्टर आदित्य थे, चाहे डॉक्टर नैन थे, चाहे नंबरदार थे विपासना, चाहे और प्रबंधक थे, डॉक्टर अशोक को कभी नौकरी से निकालने की बात आई ही नहीं। उठी बहुत बार, उठी बहुत बार, ये चर्चा में आया तो, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था डेरे के अंदर जो डॉक्टर अशोक के कंट्रोल में था जो उसके जाने के बाद रुक जाएगा। इनफैक्ट मेरे पास जितने सारे प्रोजेक्ट्स चलते थे तो भी एडम ब्लॉक ने मुझे निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग डेरे से निकाले गए जिनके भरोसे बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, या बहुत सारे ऐसे राजदार भी थे जिनको निकाला गया, जिनको दूर किया गया। तो ना तो डॉक्टर अशोक राजदार होने की वजह से डेरा में टिक सकता था, ना किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से टिक सकता था, ऊपर से फर्जी डिग्रियां मियाँ बीवी के पास, दोनों के पास। उसके बाद इतनी एक्सेस हर चीज की, इतना बड़ा नेटवर्क चलाना, और फाइनली आखिर में यूपी वाले ड्रामे से अभिजीत भगत और डॉक्टर अशोक के ग्रुप का सबसे मेन लाइमलाइट में आ जाना भी, यही बंदे डेरे के असली वफादार हैं भी। ये सारी कहानी पल्ले नहीं पड़ती भी। अब इस पल्ले का एक ही है भी, कोई ऐसा शख्स है जो मिसिंग है, और वो आदमी नहीं, संभवतः औरत है। हम नहीं कह सकते, हो सकता है आदमी भी हो सकता है छछूंदर का मतलब इस मतलब से हो कि छछूंदर आवाज बहुत करती है, तो हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो आवाज बहुत करता है, तो वो भी हो सकता है। कौन है कौन नहीं है, किसी का भी आप नाम लो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर हम कहें भी यदि किसी ने लिखा भी जसप्रीत भाई जी के घर से जो बहन है वो है, तो जब एडम ब्लॉक ने शाही परिवार को उठा के बाहर ही कर दिया, फिर उनकी क्या हैसियत रह गई? तब उनकी क्या हैसियत रह गई? तो अगर हम उनको बहन जी, फिर तो उनके फादर तक जानी चाहिए बात भी, नहीं जी जस्सी हैं, हाँ, हरमिंदर सिंह जस्सी है पीछे। अगर हरमिंदर सिंह जस्सी होता तो वो अपने परिवार को, अपनी बेटी को 25 अगस्त के दिन पंचकुला नहीं भेजता था किसी भी हाल में, अगर वो सबके पीछे होता। क्यों? उसको पता था वहां पे इनकाउंटर हो सकता है, अगर सारी प्लानिंग का पता होना चाहिए था कि पंचकुला में क्या होने वाला है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है काम। अगर चरनों-मोसी होती, हमने हर एक नाम पे विचार किया है, अगर चरनों-मोसी होती तो उसको 45 नंबरों के जिम्मेवार से हटाया नहीं जाता, उसके हाथ से यूथ वीरांगना का टैग नहीं छीना जाता, यूथ वीरांगना को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हर आदमी का हमने विचार किया, किसी का नाम हमारे दिमाग में पूरा फिट नहीं बैठता है, जिसका बैठता है उसका लॉजिक नहीं बैठता है। तो आप इस चीज पे विचार करो, लेकिन उस आखिरी नाम को ढूंढना बाकी है। हमारे पास एक नैरेटिव है, पर हम चाहते नहीं आपको बताएं, जिससे आप इस चीज पे विचार करना बंद कर दें। तो बेटर है आप इस पे विचार करो, तो हमें होगा कुछ, कभी समझ में आएगा तो हम फिर से इस मसले पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये डेफिनेटिव है। अब क्योंकि अगर अशोक एंड पार्टी ग्रुप को डेरे पे काबिज होना है, तो सोचो, हम कहीं भी काबिज होना है और इसके लिए मैनेजमेंट को साइड में करना पड़ेगा। तो जब पिताजी के वचन सुनते हैं मैनेजमेंट को, जब पिताजी क्या बोलते थे, जिसकी आड़ में, ये बाढ़ की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हो, एक दिन यही बाढ़ तुम्हें खा जाएगी। मतलब आरएसएस ने जो बाढ़ खड़ी करके दी एडम ब्लॉक के सारे अपराधों को कवर अप करने के लिए बीजेपी के जरिए या अकाली दल के जरिए, तो क्या ये बाढ़ अब एडम ब्लॉक को खाएगी और फाइनली खुद सत्ता में आएगी, मतलब खुद डेरे की पावर संभालेगी? पिताजी के वचनों को समझो भी, जिस बाढ़ की आड़ में तुम्हें सब कुछ कर रहे हो, ये बाढ़ एक दिन तुम्हें खा जाएगी। तो ये बाढ़ कौन सी थी और खाएगी किसको? आज अगर समझ में आए भी, अगर आरएसएस ग्रुप या उनसे संबंधित नेता या पावर में सेंटर में बैठे बंदे ये सारे आपराधिक तंत्र को कवर देते रहे, तो क्या अब ये एडम ब्लॉक को खाने की सिचुएशन में आ गए? और ये पिताजी के वचन अब सच होने, तो क्या इस ग्रुप को अगर काबिज होना है, तो क्या अब इन सारे मैनेजमेंट का खत्म होना तय है? दूसरा, हजूर पिताजी का ऑनलाइन गुरुकुल में हनीप्रीत को दलदल में फंसा हुआ दिखाना और उसके बाद उसको उस दलदल से बचाना। तीसरा, हजूर पिता ने एक बात बोली थी
भी आपको लगता होगा यार ये बंदा तो सही है, ये बंदा गलत नहीं कर सकता, हो सकता है उसी सही का कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो अब ये वो सही कौन है? मतलब ये सारी कड़ियां जो हैं ये बहुत बारीक है, और पिताजी ने ऐसा नहीं है ये चीजें बताई नहीं, हर चीज पिताजी बताते गए, क्योंकि शायद वो जानते थे कि कभी ना कभी ये चीज सामने आएगी, कि कड़ियां जोड़ी जाएंगी, और फाइनली उस असली व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा जो सारे फसाद की जड़ है। और ये व्यक्ति डेरे के अंदर का मेन आदमी ही है, कोई बाहर का नहीं है। लेकिन अगर वो कोई भी है तो वो इतना पावरफुल है कि वो खुद भी डेरे में टिका हुआ है, और वो डॉक्टर अशोक जैसों को भी सारे प्रबंधकों से बिछा के डेरे में टिकाए बैठा रहा। और डॉक्टर अशोक ने सारी बिसात बिछाई और फाइनली अंजाम तक पहुंचाया। और ये चीज मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अब इस सारे चैप्टर में जो हमने यूपी वाले को इस बार की पैरोल में मॉनिटर किया, और सारे प्लान्स यहां जाके कंप्लीट होते हैं कि अब अशोक शर्मा एंड पार्टी या अभिजीत भगत एंड पार्टी को डेरे पे काबिज होना है, और उसके लिए उनको हजूर पिताजी को भी रास्ते से हटाना है और मैनेजमेंट को भी हटाना है। इसलिए क्या ये पूरी प्लानिंग रची गई कि फाइनली मैनेजमेंट को खत्म करने के लिए नकली वाला कॉन्सेप्ट भी बनाया जाए, और इस सब के बाद मैनेजमेंट पे इसका ठीकरा फोड़ के मैनेजमेंट अंदर हो जाए, और पावर के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप बचे, और वो किसी वारदात के जरिए हजूर पिताजी को मारने की कोशिश करें और फाइनली सारा चीज हथिया लें। क्या इस सारे कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है? तो इस सब चीज को समझो, परखो, जानो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है, कौन है। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी, लेकिन ये लॉजिक से बाहर नहीं है। क्योंकि जो इस बार की पैरोल में हुआ, बहुत से पत्रकारों ने मुझे पूछा क्या जी हमें ये चीज समझ ही नहीं आ रही है भी ये हो क्या रहा है। भी जितने उनके सोर्सेस थे उनके हिसाब से भी डेरा मुखी चिढ़ा हुआ है इस बार, पूरा मैनेजमेंट पे खार खाए हुए है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, हनीप्रीत को भी साइड लाइन कर रखा है। हर एक बंदा जो इतने जिसके सूत्र थे सबका ये कहना था भी इस बार जो ये यूपी वाला बंदा जो भी असली है या नकली है, अपनी मैनेजमेंट से पूरी तरह नाराज है। और आप ये सोचो कि हमने आपको कितनी बार ये बात कही थी भी इस बार जब यूपी वाला आएगा तो इस बार वो मैनेजमेंट को डांटेगा भी। आप पुराने लाइव उठा के देखो इस पैरोल से पहले वाले भी, मैनेजमेंट को वो डांटेगा भी, मैनेजमेंट को गलत भी सिद्ध करेगा। अब ये सारी चीजें हमने आपको एडवांस में बताई, मतलब क्या है भी हो सकता है मैनेजमेंट इस उम्मीद में, मैनेजमेंट को ये समझ बाग दिखाया गया हो भी इससे नकली वाले को असली साबित किया जा सकता है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि नकली का रोल प्ले करने वाले जो बंदे हैं वो वास्तव में मैनेजमेंट के मोहरे नहीं है, वो वास्तव में अभिजीत भगत और अशोक शर्मा के मोहरे हैं। इसलिए वो काम उनके हिसाब से कर रहे थे और नाम मैनेजमेंट का हो रहा था। मैनेजमेंट को तो पैसा दिख रहा था, वो पैसे के लिए काम कर रहे थे। तो मोटिव किसके पास है, मोटिव जिसको भी उसको ढूंढिए। तो खैर इस उम्मीद के साथ हम आज की डिस्कशन खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई आप तक जाने, पता लगे। और सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, 15 मिनट नाम जपो। पिताजी कहते हैं वकील आपका आपके अंदर है, 15 मिनट की फीस दो, उसके सामने हाथ फैलाओ कि जी वो कौन है आप हमें बताओ। हजूर पिताजी जो आपको अंदर से ख्याल दे, अगर आपको लगता है आप हमारे साथ बांटना चाहते हो तो बेटर है कि पहले ऑफ स्क्रीन, मतलब ऑनलाइन ना लिख देना, व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज डाल देना। ऐसा ना हो कि लोग आपके पीछे पड़ जाएं। तो हम ये देखना चाहते हैं भी आप हजूर पिताजी के सामने जब इस चीज की फरियाद रखेंगे तो क्या वही जवाब आपको मिलता है जो जवाब हमें मिला है। और अगर हमारी ये सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं तो हम उस आखिरी व्यक्ति को जो डेरे के अंदर सबसे बड़ा गद्दार है उसको पकड़ पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ प्रार्थना की सच्चाई जल्दी सामने आए। हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी,
इस बात का और ध्यान रखना, जितने भी डेरा के अंदर ये गुर्गे हैं जो डेरे को लूट लूट के खा रहे हैं, कौन सा गुर्गा कौन से गुट के लिए क्या काम कर रहा है यह हमें नहीं पता, लेकिन कौन सा कब कहाँ पाला बदलेगा ये इसका भरोसा नहीं है। कल को आपको लगे कि भैया मोहनलाल तो मैनेजमेंट के साथ मरेगा ही मरेगा, कोई भरोसा नहीं कि मनोज मोहनलाल उधर जुड़ गया हो। भैया जगजीत सिंह तो मरेगा मरेगा, कोई भरोसा नहीं जगजीत सिंह ने भी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कोई भरोसा नहीं कौन सा आदमी किस गुट के साथ कहाँ जुड़ा है। तो मसला ये है कि सच्चाई जानो, और अब आखिरी आपको आखिरी आदमी को तलाशना है। तो इजाजत दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही।